हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज जो है कि 15 अप्रैल 2023 है। इसमें देख लेते हैं करंट अफेयर्स में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है कि न्यूज़पेपर अवेलेबल हो पाए, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ लिंक से दिया गया है। वहाँ पे आप क्लिक करें, टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे इस चैनल के नाम से ही वहाँ पे एक मतलब पेज बना हुआ है सी सेंटर डिले के नाम से। वहाँ से आप जो है कि इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू को आप जो कि अपलोड कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब करके, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ आते कि जो हेडलाइन न्यूज है हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं। हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम उसको कितना कॉम्प्रहेंसिव तरीके से और जो करंट अफेयर्स है उसको स्टैटिक्स और कॉन्टेम्प्रेरी इशू से रिलेट करके हम पढ़ें। मोस्टली एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को एक में इंक्लूड करके कोशिश करते हैं कि हम पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीडीएफ अपना ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसा नहीं जाएंगे कि इरेलीवेंट चीज़ें लेकर। क्यों? क्योंकि इस समय देखिए बहुत से पॉलिटिकल न्यूज आ रही हैं, उसका अलग तरीके से अगर डिस्कशन किया जाए, ओरली मतलब ऐसे बोले हम, तो उसका डिस्कशन किया जा सकता है कुछ जो कि इंटरव्यू और एसे राइटिंग के लिए हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो मतलब एडिटोरियल है डिस्कस करने के लिए, एक इन्फ्लेशन से लेकर के है जो हमारा जीएस पेपर थर्ड को जो कवर करता है। इसके बाद पॉलिटी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अपॉइंटमेंट होती है उसको लेकर रिफॉर्म करने के लिए। तो एक आर्टिकल आया हुआ है जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, इन्होंने बड़ा ही देखिए अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। देखिए जो ये ऐसे लोग होते हैं ना कि जो मतलब आईएएस ऑफिसर या फिर ब्यूरोक्रेट्स रहे, उनका जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही पोटेंशियल होता है। द हिंदू में है वो, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ दो चार आर्टिकल हैं, वहाँ पे चल के हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसे है, उसकी हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो फुलफिल करता है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदू भी देख लीजिए 15 से। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ये, और ये जो है कि मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरह एम्स को ओपन करने के लिए, एम्स का मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को लेकर, मतलब कि मेडिकल सेक्टर में ये काम करता है। दिल्ली में भी एक एम्स है, काफ़ी फेमस है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वेट करिए, एक सेकंड, चल रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे जो मैं कहा जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर के इनका जो काफ़ी मतलब कि इस तरह के मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ये आर्टिकल है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक खाली पेज मिल जाएगा ना, तो हम उस पर जो है कि काम कर सकते हैं। एक सेकंड देख लेता हूँ क्या है कि नहीं। ओके, मैं केजरीवाल वाले पे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये मिशन बुनियाद है, मान लीजिए थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेता हूँ। मिशन बुनियाद है, इसमें ये वो है कि जो आप स्टार्टिंग मतलब स्कूलिंग में बच्चे जाते हैं उनकी मतलब कि आउटकम लर्निंग के लिए उनका अलग से काम किया जाता है। देखिए जो आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वाला आर्टिकल देखिए, अनफिटेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए लेकर के। देखिए हमारे जो संविधान में कुछ पोस्ट हैं, ठीक है, वो जो कि हमारी डेमोक्रेटिक मतलब सिस्टम जो उसको इन्हांस करती हैं। तो उनकी कुछ ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट बॉडी होती हैं। और ये दो तरह की होती हैं, तीन तरह की मोस्टली मान सकते हो आप। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। स्पेशली हम यहाँ पे बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द सेंस की जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, सीएजी, ये जो पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है। फिर उसके बाद आप अगर स्टेटरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है वो हो सकता है। स्टेटरी बॉडी जैसे मान लीजिए कि आप बोल सकते हो से भी है, अदर जो लॉ के अकॉर्डिंग बनी गई है। तो यहाँ पे जो ये बात कही जा रही है, यहाँ पे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे कई पोस्ट को लेकर के ये बात कर रहे हैं। देखिए मेरा भी मानना है, और इस आर्टिकल में भी कहा जाता है, और आके पिछले पीछे भी हम कई आर्टिकल डिस्कस किए हैं। देखिए मोस्टली जो पोस्ट होती है ना, वो अपॉइंटमेंट होती हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। बट यहाँ पे जो जो हमारा डेमोक्रेटिक या फिर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट का है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से जो अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट्स के द्वारा, सीएजी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी हैं, ओबीसी जो भी, तो वो इन मतलब वो मतलब इंडिपेंडेंस नहीं हो पाती, न्यूट्रल नहीं हो जाती। जैसे
जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि लेजिस्लेशन होती है, लेजिस्लेशन दो लोगों से बन करके बनती है, राज्यसभा लोकसभा होती है और प्लस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से एक जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का ग्रुप होता है और इसको एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट के ही लोग होते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर पार्टी के आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। जो लेजिस्लेशन होता है ये हम बोलते हैं पार्लियामेंट, जो लॉ बनाती है, और जो एग्जीक्यूटिव होती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए होती है। ये एड और एडवाइज करती है, किसको? प्रेसिडेंट को करती है, ठीक है, प्रेसिडेंट को करती है। इसके बाद जो बात आती है, जो ये हेड होता है ना इसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये क्या करेगा? एडवाइस देगा। तो जो अपॉइंटमेंट होती है ना, वो ये यहाँ से भेजी जाती है, मतलब जो ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री थे एग्जीक्यूटिव से थ्रू प्रेसिडेंट के पास, जिसको ये चाहता है। कुल मिला के यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो पोस्ट ऑटोनॉमस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस तो हैं, बट वो सेलेक्टेड लोगों को डाला जाता है उसमें, प्रेसिडेंट के पास सेलेक्टेड लोगों को भेजा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर बात करूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही बात कर लूँ। ये क्या होती है? जो मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है, ये सेंड करता है किसको? मतलब लिस्ट को प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट फिर उनको अपॉइंट, और ये मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो कि सजेशन को रिजेक्ट कर दे, ऐसा नहीं कर सकते, वो मानना ही पड़ेगा, ऐसा सिस्टम है। अगर वो बिना इनके एड एंड एडवाइज के अगर काम करते हैं तो ये बनाया गया है, सिस्टम है, ये उसमें मेंशन किया गया है लॉ में कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अगर प्रेसिडेंट जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइज पे काम नहीं करते। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो यहीं पे ये बात निकल करके आती है। कई आर्टिकल्स मतलब जो दिए गए हैं, मतलब आर्टिकल बोल सकते हैं, जैसे अनुच्छेद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, CIC है, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट था इसमें मैं वो क्लियर कर दिया आपके साथ। फिर देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन को लेकर के अभी क्या है कि मैं बैकग्राउंड लेता हूँ। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब अगर मैं आपसे एक सेकंड थोड़ा सा मैं ना इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे जो दी गई है तो हमें जगह मिल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। काफ़ी दिन से इरेज नहीं करना, भूल गया था, तो अब यहाँ पे अब इरेज वगैरह करके हम काम करेंगे अब, ठीक है। अब ओके, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब क्या है कि जैसे इन्फ्लेशन, पहले हम इन्फ्लेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है। किसी की प्राइस में, किसी गुड्स एंड सर्विस में इंक्रीज हो गया। अगर हम डिफ्लेशन की बात करते हैं, प्राइस इसकी डिक्रीज हो। लेकिन जब प्राइस होती है या फिर इन्फ्लेशन होता है या फिर डिफ्लेशन होता है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लोगों की होती है, RBI की भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क जो करती है RBI करती है। गवर्नमेंट के पास उतना स्पेस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको इलेक्शन जीतना पड़ता है। अगर वेलफेयर स्कीम बंद कर देती तो अगली गवर्नमेंट पार्टी नहीं जीत पाए, तो इसलिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी RBI के पास आ जाती है। तो RBI के पास एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है और इसमें 6 लोग होते हैं और 3 RBI के होते हैं, 3 जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एम है वो 2 है। एक इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना या वो मैनेज करना, और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेंटेन करना, ठीक है। तो जो इन्फ्लेशन होती है तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसके अंतर्गत ये मेंशन किया गया है कि 4% प्लस माइनस 2%, मतलब मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6% होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ दिन से ये देखा गया है ना, एक सेकेंड, पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो जो मैक्सिमम जो टारगेट है 6%, उसको इंक्रीज कर गया, मतलब उसको क्रॉस कर गया है। और ये सिस्टम है, प्रोविजन है कि अगर वो 3 क्वार्टर एग्जीक्यूटिव कंटिन्यू टारगेट से बाहर होता है ना, तो गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट सौंपना पड़ता है बाई RBI के द्वारा। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आप श्योर कर लीजिए। अगर तो पिछले साल नहीं हो पा रहे थे, तो बड़ी अफरा तफरे में थे, लेकिन इनिशिएटिव लिया गया और चीज़ें अंडर कंट्रोल आ गई हैं उस चीज़ को लेकर के। कि पीछे जो रीजन दिया जाता है कि रीजन क्या है, देखिए जो डोमेस्टिक डिमांड है वो, और उसके बाद जो स्लो डाउन है वर्ल्ड इकोनॉमिक, उसको लेकर के।
इस वजह से है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है रिस्टोरेशन। अभी क्या है, म्यांमार में क्या हुआ कि सिविलियंस पे जो कोई कुछ मिलिट्री ब्रूटलिटी या फिर अटैक हुआ है, उसको ले करके काफ़ी अफरा तफरी मची गई है। देखिए म्यांमार इंडिया का नेबर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और इसके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पीस होना म्यांमार में। लेकिन बड़ी मुशक्क़त के बाद 2010-11 में डेमोक्रेसी वहाँ पे आई थी। यांग शू की जो थी, उन्होंने पीपल पार्टी थी उनकी, लीग ऑफ डेमोक्रेटिक से करके कुछ थी, हाँ ये था नेशनल लीग डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल लीग डेमोक्रेटिक पार्टी। क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार सीडीएस के एग्जाम में पूछा भी गया था 2011-12 की। तो इसमें जो है कि डेमोक्रेसी आई थी, बट पिछले 3-4 साल से मुझे लगता है वो जो है कि मिलिट्री के द्वारा कि उसको हटा दिया गया, इससे बड़ी चिंता है। लेकिन जो वहाँ के आसियान मेंबर्स कंट्री हैं, जो आसियान एक साउथ जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री नेशन का है, ठीक है, तो उसमें म्यांमार भी, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे पीस आई जाए, सभी लोग मिल करके एक डायरेक्शन में कुछ कदम उठाएं जिससे वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशरी पे हम आते हैं, जो हमारी जीएस पेपर 2 को कवर करती है। एक सेकंड, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा, ठीक है। कोलिजियम सिस्टम रिकमेंडेड किया। अब देखिए इसमें भी बड़ा ही घोलमेल है। जो कोलिजियम सिस्टम है ये क्या करती है, गवर्नमेंट के पास भेजती है रिपोर्ट, फिर गवर्नमेंट उसको स्क्रूटनी करती है, जो मन करता है जिनको करता है उन्हीं को भेजती है, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसमें भी लेकर के ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जैसी चीज़ें। फिर इसके बाद देखिए इसरो ने एक अभी मतलब एक निसार नाम का सैटेलाइट मैपिंग के लिए लॉन्च करने वाला है। ये जो हिमालय रीजन है इंडिया का, हिमालय रीजन है, वहाँ पे जो है कि इसको मैपिंग के थ्रू जो कि डिजास्टर वगैरह अर्थक्वेक उसको जो कि सेंड करेगी। इसको 2024 में लॉन्च किया गया, जनवरी 2024 में। ये इसरो और यूएस की एक कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, उसको करेगी, वो मैपिंग करेगी। और जैसे जोशीमठ में अर्थक्वेक आया था, वैसे चीज़ों को लेकर के वो जो है कि अलर्ट जारी करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। देखिए जी मतलब कि क्या बोलते हैं, बीजिंग जाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे देखिए टेक्सटाइल। देखिए हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल को लेके, जो कि इसका डिक्रीज हो गया। फॉरेन इंडिया फॉरेक्स रिजर्व भी जो कि राइज हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा खासा चला गया है ऊपर। इसके बाद हम इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, देखते हैं। अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है, येलो अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली में जो कि हीट वेव जैसी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है। हीट वेव क्या है, हीट वेव ये होता है एक मैक्सिमम टेम्परेचर से अगर ज़्यादा आ जाता है ना, तो वो जो कि हीट वेव किया जाता है। जैसे हिमालयन रीजन में अलग होती है, प्लेन रीजन में अलग होता है, डेजर्ट में अलग होता है, स्नो रीजन में अलग होता है। लेकिन नॉर्मली बताएं तो अगर 45 सेंटीग्रेड से अगर ऊपर जाता है तो उसको हीट वेव के नाम से जानते हैं। कोलोजियम सिस्टम हमने अभी हिंदू में डिस्कस किया था। एनीवे इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए तेलंगाना में जो कि सबसे बड़ी मतलब एक ब्राउन्ज स्टैटू अम्बेडकर का जो कि किया गया, पिछले अभी कुछ दिन से सेलिब्रेट किया जाता है अम्बेडकर जयंती, 125 फीट्स की है। ये जो है कि स्टील और ब्राउन्ज की जो कि बनी गई है। अम्बेडकर को हमें पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरपर्सन थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेट किया। फिर इसके बाद देखिए जो नीति आयोग है, एक हमारी थिंक टैंक है। जो नीति आयोग है ये हमारी एक थिंक टैंक जो कि इंस्टीट्यूशन है ये, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी, ना तो स्टेटरी है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल और ना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये एग्जीक्यूटिव पावर से बनी गई है। इसको जनवरी 2015 को लाया गया। इससे पहले जो कि हमारी योजना आयोग थी वो की थी, योजना आयोग 1950 में आई थी, इसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया। थिंक टैंक है, ये क्या काम करती है, इसको चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, इधर क्लियर। तभी इसका ये मानना है कि जो 2022 से लेकर के 2047 के बीच में जो अगले 25 साल है ये, इसमें हम अमृत काल के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाए, उसको एक कॉन्टेक्स्ट में जो है कि हम अमृत काल के लिए थिंक टैंक मतलब एक विचार विमर्श करेंगे उसको लेकर के हम, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके हाँ, वही जो इन्फ्लेशन को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, तो आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन कोई ज़रूरत। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये देखिए एक मिनिस्टर है राजीव
चंद्रशेखर करके हैं, ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर है। इनका एक वो आया है, मतलब आर्टिकल काफ़ी आईटी फेक न्यूज पे लेकर के किया गया है। इनका ये कहना है कि जो इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट है 2000, इसको अमेंडमेंट किया जा रहा है और इससे चेक करने के लिए मतलब ये है कि हम इसको इन्हांस करना चाहते हैं और प्रेजेंट टाइम में इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो फेक न्यूज वगैरह होती है उनको कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि अभी एक आया कि फैक्ट चेक यूनिट जो कि चेक किया जाएगा डाटा स्क्रूटनी को लेकर के। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में है चाइना को लेकर के, हम थोड़ा सा देख ले रिकॉर्डिंग प्रॉपर चली कि नहीं। चाइना डिफेंस मिनिस्टर, चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो रसिया में गए हैं, तो उनसे बातचीत हो रही है, देखते हैं आगे क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। फिर उसके यूक्रेन को लेकर के हैं, यूक्रेन की जो कि एक है, यहाँ पे देखिए इनका फोटो ये दिखे, काफ़ी सुंदर है, और इनके मिनिस्टर जो कि विजिट किए हैं दिल्ली में। ये मतलब काफ़ी वो चीज़ें जितनी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि अब प्रेजेंट टाइम में जो G20 है इसका प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है, तो इंडिया हो, क्योंकि G20 में इंडिया भी मेंबर है, यूएसए भी है, रसिया भी है और चाइना भी, तो इंडिया काफ़ी एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट में, ये बात कर रही हैं। फिर इसके बाद देखिए ज़्यादा कुछ अब इम्पोर्टेंट नहीं आर्टिकल है, हमने जो कि शॉर्टकट में करने की कोशिश किया कि जितना भी हम कर सकते थे उतना करने की कोशिश किया, और आई होप कि आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बस ज़्यादा दिन नहीं है, 1-1.5 महीना और है, आप इसको कर लीजिए। फिर उसका बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े तरीके से एकदम हम बड़े जोश के साथ जो कि इसको शुरू करने वाले हैं, राइट। सो कोई भी क्वेरी होगी एजुकेशन से लेकर के आप नो डाउट कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, राइट। सो वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।